माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास का इंतजार आप लोग बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि आज का यह क्लास इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का लाइव टेस्ट होने वाला है। तो आज के इस क्लास में हम आपका लाइव टेस्ट लेने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लाइव टेस्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लाइव टेस्ट में शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहेंगे। एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर के आप लोग जुड़ेंगे और एक एक प्रश्न का जवाब बताएंगे बिल्कुल सही सही, ताकि आप लोगों को भी पता चले और हमें भी पता चले कि हमने जो आप लोगों को पढ़ाया उसका कितना अच्छे तरीके से आप लोगों ने अध्ययन किया, कितना अच्छे तरीके से रिवाइज किया, कितना अच्छे तरीके से याद किया। तो चलिए फिर आप लोग तैयार हो जाइए आज दहाड़ने के लिए। आज आप लोग दहाड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज होने वाला है असली मुकाबला। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से पहले आप लोग जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, अपने सभी भाई बंधुओं के पास, अपने सारे ग्रुप में आप लोग जल्दी से शेयर करिए। और जितने सारे भी बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से आप लोग इसे लाइक कर दीजिए, इस क्लास को लाइक करिए और अपना अटेंडेंस पूरा करिए। लेकिन आज के इस क्लास का शुरुआत हम करेंगे बस कुछ मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, मोटिवेशनल कोट्स के साथ, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपके अंदर एनर्जी ला देगा। कहते हैं कि जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो यह सोच करके कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो यह सोच करके कि आज आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। इस प्रकार से सोच करके बैठे। यकीनन इस सोच के साथ यदि की गई तैयारी, इस सोच के साथ यदि आप लोग तैयारी करते हैं तो एक अलग लेवल की तैयारी होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। यानी कहने का मतलब कि जब भी आप लोग तैयारी करने के लिए बैठे, जब भी आप लोग पढ़ाई करने के लिए बैठे, तो अपने मन में यह ना सोचे कि अभी से 6 महीने के बाद हमारा एग्जाम है। आप अपने मन में यह सोचे कि आज हमारा अंतिम पढ़ाई है और कल हमारा एग्जाम होगा। अगर इस तरीके से सोच करके बैठेंगे तो फिर आपकी तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप लोग अच्छे से अच्छे एग्जाम को पास कर जाएंगे। और बच्चों, कहते हैं कि लोगों को अपने सपने मत बताओ, लोगों को अपने सपने मत बताओ कि हम यह करेंगे, हम वह करेंगे, हम ये बनना चाहते हैं, हम वो बनना चाहते हैं। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ। क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए कभी किसी को अपना सपना मत बताओ, उसे पूरा करके दिखाओ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे और आपके लिए एनर्जेटिक क्लास होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यदि आप लोग सही जवाब जानते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आपके जवाब से। कमेंट बॉक्स आपके जवाब से भर जाना चाहिए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग इसका जवाब बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आप सभी बच्चों के जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार है। तो फिर आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ, कह रहा है, पहला नंबर प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो वह देश विकसित कहलाता है कि अविकसित कि अर्ध विकसित। वाह, क्या बात है। सभी लोगों का शानदार जवाब बी नंबर ऑप्शन। तो चलिए भाई कंप्यूटर महाशय जी, बी नंबर को लॉक किया जाए और आपका जवाब 100% सही है। बी नंबर ऑप्शन ही सही जवाब होगा। विकसित देश कहा जाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को क्या कहा जाता है? विकसित देश कहा जाता है। ठीक है, विकसित देश कहा जाता है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। यह प्रश्न पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा, यह वाला प्रश्न आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में। तो बताइए, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, यानी विकसित अर्थव्यवस्था कहां है, वह कौन सा देश है जो विकसित देश है। ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, ब्रिटेन और श्रीलंका। ब्रिटेन का दूसरा नाम इंग्लैंड भी है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए कहां विकसित अर्थव्यवस्था है, यानी कौन सा देश विकसित देश है। तो दूसरा का सही जवाब कौन सा होगा? ब्रिटेन। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। दूसरा का सही जवाब होगा ब्रिटेन। सी नंबर ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा।
अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है? भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है? आपको हम बता चुके हैं कि जिसके पास भी भूमि होता था उससे अंग्रेज लोग क्या वसूलते थे? अपनी आय के रूप में अंग्रेज लोग भूमि वालों से क्या वसूलते थे? लगान वसूलते थे। यानी कि भूमि का जो पारिश्रमिक है उसकी आय के रूप में हमें क्या देता है? लगान देता है। तो सी ऑप्शन सही, सॉरी बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा ना, लगान। ठीक है, भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है? तो लगान प्रकट करता है। भूमि का पारिश्रमिक लगान प्रकट करता है। हाँ सही जवाब है, यही ऑप्शन सही होगा। यहां पर बी नंबर होगा और यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहां पर बी होगा और यहां पर सी होगा। लगान हो जाएगा तीसरा का बी नंबर ऑप्शन, तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, और जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, आज ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने चाहिए। और लगभग 200 बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, उन सभी बच्चों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। जो 200 बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग लाइक करिए। और आज के इस क्लास का, आज के इस लाइव टेस्ट में लाइक का टारगेट हमारा है 1100 लाइक का टारगेट हम रखते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से इस लाइक को पूरा करने में, इस टारगेट को पूरा करने में लग जाइए। ठीक है, हमारा टारगेट है क्वेश्चन पूछना, आपका टारगेट है जवाब बताना और लाइक करना। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग लाइक करते जाइए। और बताइए, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितना है? जवाब कितना है आपका? सही जवाब बताइए। कितने प्रतिशत लोग, नहीं प्रतिशत नहीं पूछ रहा है बल्कि करोड़ में पूछ रहा है कि कितने करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। यानी कि बीपीएल में जिनका नाम है। ठीक है, यानी कि बीपीएल में जिनका नाम है, कितने प्रतिशत लोग हैं, सॉरी कितने करोड़ लोग हैं, बार बार हम प्रतिशत बोल रहे हैं, कितने करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे अपना गुजर बसर करते हैं? तो सही जवाब कौन सा होगा? 29.8 करोड़ लोग। कहीं कहीं पर 29.9 भी आपको देखने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं पर 29.9 करोड़ भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो 29.8 रहे 9 रहे, बस डाटा अपना लगभग लगभग सेम है। तो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ध्यान रहेगा ना, सही जवाब डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर पांचवा, बिहार में घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? बिहार में घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है बताइए? बिहार में घरेलू उत्पाद, जो कि जिसका उत्पादन घर में किया जाता है, ठीक है ना, घरेलू स्तर पर किया जाता है, उसका उत्पादन कितना प्रतिशत है? बता दीजिए बच्चों आप लोग। हाँ फटाफट से बताइए। और लगभग अभी 700 बच्चे हैं जो आपके साथ लाइव टेस्ट दे रहे हैं। तो 700 बच्चों के साथ आपका अभी कंपटीशन है और यह कंपटीशन लगातार बढ़ते रहेगा। अभी इस क्लास में 700 बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। कुछ देर के बाद और 150 बच्चे आएंगे, 800, 900, और एग्जाम जाते 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 पता है आपका कंपटीशन 14 लाख 15 लाख बच्चों के साथ होगा। क्योंकि मैट्रिक के परीक्षा में 15 लाख बच्चे बैठते हैं, तो आपका कंपटीशन इस 15 लाख बच्चों से है। अगर इस 15 लाख में सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं तब आप बिहार टॉपर बनते हैं। तो आपका जो कंपटीशन है वह 1, 2, 400, 500, 1000, 200, 2000, 4000 से नहीं है, बल्कि 15 लाख बच्चों से आपका कंपटीशन है। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जहां पर 15 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन हो वहां पर कैसी तैयारी करनी होगी, कैसा तैयारी होगा, तब यह 15 लाख बच्चों को हम क्रॉस कर पाएंगे। तो यह सोचना आपको है, ठीक है ना। और आपको राह दिखाना हमारा काम है, चलना आप ही को है। बस हम राह दिखाते हैं कि बाबू ऐसे नहीं ऐसे चलिए, लेकिन चलना तो आपको है। आपको गोद उठा करके तो हम नहीं ले जाएंगे ना, चलना आपको है। बताइए बिहार में सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? सही जवाब हो जाएगा 11.03%। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सबका जवाब है सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब सी नंबर ऑप्शन। चलिए छठा नंबर प्रश्न, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, तुरंत प्रश्न देखते हैं और कहते हैं निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य, अच्छा बीमारू राज्य पूछ रहा है, बिहार में लगा देते हैं टिक। लेकिन पूरा प्रश्न पढ़ना है, कह रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो बताइए बीमारू राज्य कौन नहीं है बच्चों, बीमारू राज्य कौन नहीं है? आपको हम पढ़ा चुके हैं कि बिहार एक बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है। क्योंकि यहां पर बीमारू अगर आप लिखते हैं BIMARU बीमारू, तो इसमें देख लीजिए बी से बिहार इसमें आ रहा है, उसके अलावा कर्नाटक नहीं, कर्नाटक नहीं आएगा, मध्य प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया यू से, ठीक है ना। तो इस तरीके से तीनों हो गया, लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य में नहीं आता है, कर्नाटक बीमारू राज्य में नहीं आता है, इसलिए छठा का सी ऑप्शन सही जवाब होगा।
छठा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न, ऊंची विकास दर से क्या होता है, यह प्रश्न बताइए। यह थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, ठीक है ना। ऊंची विकास दर से क्या होता है, चलिए यहां पर हम डी नंबर ऑप्शन को बदल करके देखते हैं। डी नंबर ऑप्शन को थोड़ा सा हम बदल देते हैं, ठीक है ना। डी नंबर ऑप्शन को हम थोड़ा बदलते हैं, बदलने का प्रयास करते हैं। ए बी और सी दोनों, ए बी और सी तीनों कर देते हैं, ठीक है ना। ए बी और सी तीनों कर देते हैं, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी तीनों। चलिए यह ऑप्शन हमने चेंज कर दिया। अब बताइए सही जवाब कौन सा होगा। अब आपको बताना है सही जवाब कौन सा होगा। हमने ऑप्शन चेंज कर दिया। ऊंची विकास दर से क्या होता है, ऑप्शन ए है तेजी से समृद्धि होती है, ऑप्शन बी है गरीबी दूर होती है, ऑप्शन सी है देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाता है, ऑप्शन डी है ए बी और सी तीनों। सही जवाब आपका कौन सा होगा। चलिए सब लोग डी नंबर ऑप्शन ही बताने लगे भाई, क्या बात है। ऑप्शन हमने चेंज किया तो आपको लगा कि यही सही है क्या है। अभी भी समय है, सोच लीजिए, 5-10 सेकंड का समय है, सोच लीजिए आप लोग। और यह सोच करके देखिए, हमेशा लाइव टेस्ट दीजिए तो यह सोच करके कि अगर एक बार गलत बता दिए तो सुधारने का मौका नहीं है। क्योंकि बिहार बोर्ड में क्या होता है, अगर गोला को एक बार रंग दिए, गोला अगर एक बार रंगा गया तो फिर ना तो आप इस पर व्हाइटनर यूज कर सकते हैं, ना तो आप लोग इसको स्क्रैच कर सकते हैं, ठीक है। व्हाइटनर भी आपको नहीं यूज करना है, या एक बात ध्यान रखिएगा। तो यहां भी आप लोग जब जवाब बताते हैं तो यह सोच करके बताइए कि अगर एक बार गोला रंग आ गया, एक बार टिक दे दिए तो दोबारा सुधारने का हमारे पास मौका नहीं है। नहीं तो सुधारने वाला आदत रहेगा ना तो बिहार बोर्ड में बार बार आपका गलती हो जाएगा। ढेर सारा गोला रंग दीजिएगा और पता चलेगा सब गलती है, सब में सुधार की जरूरत है। तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। बताइए सही जवाब कौन सा होगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का, बिल्कुल राइट आंसर है। अडिग रहिए, अपने विश्वास पर अडिग रहिए। ऊंची विकास दर से तेजी से समृद्धि होती है, गरीबी दूर होती है, और जो देश होता है वह विकसित देश की श्रेणी की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए 8वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे, लेकिन 8वें नंबर प्रश्न के पहले अभी भी लगभग 100 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं। यानी कि 100 बच्चे प्रेजेंट तो हैं लेकिन अपना अटेंडेंस नहीं पूरा कर रहे हैं। तो उन 100 बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है, नम्र निवेदन आग्रह है कि आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। टारगेट हमने 1100 का रखा है। जब आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हमें 1100 कौन देगा। 1100 लाइक हमें कौन देगा, कहीं से बाहर से तो नहीं लाएंगे ना। आप ही हम लोग का, आप ही ना हमारा टारगेट पूरा करिएगा। हम आपका टारगेट पूरा कर रहे हैं, आप हमारा टारगेट पूरा करिए, ठीक है। चलिए आगे बताइए आप लोग। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है भाई। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में न्यूनतम है कि औसत से अधिक है कि अधिकतम है कि इनमें से कोई नहीं। अभी हमारे साथ इस लाइव टेस्ट में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, जैसे देवराज कुमार हो गए, प्रवती, ऋषभ, तोवर, नीरज, रोशन, काजल झा, उसके अलावा स्नेहा, प्रवीण, सोनू, रोशन, चलिए बहुत सारे बच्चे हमारे साथ अभी इस लाइव टेस्ट में जुड़े हुए हैं और लाइव क्लास में लाइव टेस्ट दे रहे हैं। वाह क्या बात है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है भाई, उच्चतम है कि न्यूनतम है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है वह पूरे देश भर में क्या है, उच्चतम है कि न्यूनतम है। 8वां का सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम है, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है, बिहार एक बीमारू राज्य है, इसलिए बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वह पूरे देश भर में क्या है, न्यूनतम है। पूरे देश भर में क्या है, न्यूनतम है, ठीक है, कंप्लीट। चलिए 9वां नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यह प्रश्न भी आपके परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है बच्चों। तो 9वां का सही जवाब आपको बताना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए आप लोग, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टारगेट पोर्ट पर चले आए, ठीक है। हाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है ना। जल्दी से बताइए बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। हम आपको बताए थे कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है और बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सही जवाब हो जाएगा कौन सा, पटना। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बिहार भर में पटना का है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बिहार भर में पटना का है, ध्यान रखिएगा। अब 10वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है। सबसे ज्यादा तो आप लोग पटना बता दिए, अब सबसे कम वाला कौन है बताइए। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ऑप्शन है वैशाली, बी ऑप्शन है शिवहर, सी ऑप्शन है सारण और डी ऑप्शन है पटना।
सही जवाब कौन सा होगा? शिवहर होगा? शिवहर? अरे कुछ लोग वैशाली बता रहे हैं भाई, वैशाली गलत है। बी ऑप्शन सही होगा, शिवहर। हाँ, अब सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन शिवहर। शिवहर का जो प्रति व्यक्ति आय है वह पूरे बिहार भर में सबसे कम है। शिवहर का प्रति व्यक्ति आय बिहार भर में सबसे कम है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ है? बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के अनुसार? बताइए जल्दी से। सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा 11.03%। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 11.03%। क्लियर है? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यह प्रश्न भी वीवीआई है। जिस प्रश्न को हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, वीवीआई लिख देते हैं, उस प्रश्न पर थोड़ा आपको विशेष ध्यान देना है। उस क्वेश्चन पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वह क्वेश्चन आपके बोर्ड में या तो पूछा गया है या तो पूछा जाएगा। ठीक है, हम वैसे प्रश्न को ही वीवीआई लगाते हैं, वैसे क्वेश्चन में ही हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हैं जो प्रश्न या तो पहले पूछा जा चुका है या तो आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसलिए उस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, बताइए भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपको हम बता चुके हैं कि भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, पहला नंबर पर गोवा, दूसरा नंबर पर दिल्ली और तीसरा नंबर पर हरियाणा। तो यहां पर देख लीजिए भाई, सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो गोवा, सी ऑप्शन सही जवाब होगा, सी नंबर ऑप्शन। क्लियर है सबका? सबका सही है ना? सबका सही है, सबका सही है। और पहले ही हम आपको बता देते हैं 55 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो 55 क्वेश्चन तक हिलना नहीं है आपको। अगर 55 क्वेश्चन से पहले भाग गए तो समझेंगे कि आप कायर हैं। ठीक है, 55 क्वेश्चन से पहले भाग गए तो समझेंगे आप कायर हैं, कंपटीशन से डरते हैं। ठीक है, कंपटीशन से आप डरते हैं, तो 55 क्वेश्चन के पहले नहीं भागना है, चाहे जितना भी गलती हो जाए। गलती से हमेशा लोग सीखते हैं। ठीक है, तो इसलिए गलती से भागना नहीं है, गलती से घबराना नहीं है। यहां पर कोई आपको देख नहीं रहा है कि हम अगर कम सही मारेंगे तो हम बेइज्जती हो जाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा कभी भी। देखिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग। अगर यह चीज आपके मन में बैठा हुआ है कि लोग क्या कहेगा, तो फिर आप जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले इस चीज को अपने मन से निकालिए कि लोग क्या कहेगा। अरे लोग को कहना काम है, लोग कहते रहेगा, हमको करना काम है, हम करते रहेंगे, पागलों की तरह मेहनत करेंगे। लोग चाहे कुछ भी कह ले, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। भोजन आपको कोई दुनिया वाला नहीं दे रहा है। ठीक है ना? अगर आप जिंदगी में बेरोजगार हो जाएंगे तो दुनिया वाला आपको 1 रुपया मदद नहीं करेगा। इसलिए यह डर छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेगा, इससे आपको कुछ नहीं सोचना है। बताइए अगला नंबर क्वेश्चन, 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना है? बताइए 2009-10 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय, 2009-10 के अनुसार, 9-10 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना होगा? तो 9-10 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय, टेस्ट ले रहे हैं ना भाई, जवाब आपसे चाहिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। अरे भाई 13 नंबर बता दीजिए ना, 13 नंबर बता दीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 13 का ए नंबर, 13 का ए ऑप्शन। कुछ लोग ए बता रहे हैं। चलिए भाई देखिए, 4-5 हम नहीं पूछ रहे हैं, आप लोग ये जो बता रहे हैं वह गलत हो जाएगा। 4-5 हम नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं 8-9 और सॉरी 9-10, और 9-10 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय 16,119 रुपया है। ध्यान रखिएगा, 9-10 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय 16,910 रुपया है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि अभी कितना है सर, अभी वर्तमान में बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? किसी भी स्टूडेंट को पता हो तो बता दीजिए, किसी भी एक भी स्टूडेंट को पता हो कि अभी वर्तमान में 2022 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? कोई भी बच्चा बता सकता है तो बताइए, हम उसका जवाब पढ़ेंगे, हम उसका कमेंट पढ़ेंगे और नाम भी लेंगे। ठीक है ना? अभी अभी जस्ट अभी के बारे में बताइए, बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है, बता सकते हैं? चलिए नाम भी हम ले लेते हैं यहां पर। चलिए देख लेते हैं कौन कौन लोग बता रहे हैं भाई सही जवाब, देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं। 25,000 से ज्यादा कोई नहीं बढ़ रहे हैं। 80,000 तो बहुत ज्यादा बढ़ गए भाई साहब आप। 80,000 निशांत जी, 80,000 पे मत जाइए, इतना ज्यादा बिहार अमीर नहीं हो गया। ठीक है ना? बिहार इतना अमीर नहीं हो गया है। 25,000 पर भी मत रहिए क्योंकि इतना गरीब भी नहीं रहा है। ठीक है, 80,000 पर मत जाइए क्योंकि उतना अमीर नहीं हुआ है, और 25,000 पर भी मत आइए क्योंकि इतना गरीब भी अब बिहार हमारा नहीं है।
ठीक है ना। चलिए, बहुत सारे बच्चे अपना अपना राय मशवरा दे रहे हैं, तो चलिए फाइनली अब जवाब हम ही बता देते हैं क्या। चलिए, तो हम ही अब आपको जवाब बताते हैं, और ध्यान रखिएगा आप लोग, बिहार का जो वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय है वह है 50,500 रुपया। 50,500 बिहार का भी वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितना है? 50,500। ध्यान रखिएगा, ठीक है, अभी वर्तमान में, लेकिन 9-10 के अनुसार 16,119 रुपया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 12-13 में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? 12-13 में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, भारत का प्रति व्यक्ति आय पूछा जा रहा है 12-13 के अनुसार, तो सही जवाब कौन सा होगा? 12-13 के अनुसार बिहार का औसत प्रति व्यक्ति आय, तो 12-13 के अनुसार बिहार का औसत प्रति व्यक्ति आय कितना होगा? हाँ, 50,500 तो सबका सही जवाब है। चलिए, हमने बताया, उसके बाद आप लोग बता रहे हैं ना। उसके बाद बताइए यह वाला 12-13 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, तो भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय 68,757। 68,757। डी नंबर ऑप्शन किनका किनका सही है? डी नंबर ऑप्शन किनका किनका सही है, जरा बता दीजिए आप लोग जल्दी से। डी नंबर ऑप्शन किनका किनका सही है, फटाफट से आप लोग बताइए। सही है, डी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही है। चलिए, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? देखिए यहां पर 12-13 के अनुसार बता दिए 68,757। अब आपको यहां पर 8-9 के अनुसार बताना है। 8-9 के अनुसार कितना है बताइए? 8-9 के अनुसार भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय, 8-9 में भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय था 25,494 रुपया। आपको हम ऑलरेडी बुक में भी पढ़ा चुके हैं। 8-9 के अनुसार भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया। कंप्लीट है, 25,494, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लास को आप लोग लाइक और शेयर करते जाइएगा। लाइक और शेयर में हम जहां भी देखेंगे कमी है तो हम तुरंत बोलेंगे, ठीक है ना, तुरंत बोलेंगे। क्योंकि जैसे देखिए, आप लोग को कुछ भी डाउट होता है तुरंत पूछते हैं ना, तो हमें भी जहां पर डाउट होगा तो हम भी आप लोग को बोलेंगे ना जी, तो तुरंत हम आपको बोलेंगे। आप लोग को भी शेयर और लाइक करते रहना है। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? इसका जवाब तो एक आंध्रा व्यक्ति भी आराम से दे सकता है, जिसको कुछ नहीं पढ़ा है, जो कुछ नहीं पढ़ता है ना, वो दे देगा कि बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले का है? बिहार का है, ठीक है ना, बिहार का है, ठीक है। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार का है, ठीक है, भारत में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है किस चीज का? औद्योगिक क्षेत्र का, कि सेवा क्षेत्र का, कि कृषि क्षेत्र का, कि इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन, और इसका भी जवाब हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 99% बच्चे सही देंगे। इसका भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब भी, इस क्वेश्चन का आंसर भी लगभग 99% बच्चे सही देंगे, या फिर 100% बच्चे सही दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन एकदम आसान है। तो बता दीजिए जल्दी से आप लोग कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? सही जवाब हो जाएगा कृषि क्षेत्र का होता है। सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र का होता है। अच्छा, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है कि द्वितीयक में, कि तृतीयक में? बताइए तो। कृषि क्षेत्र प्राथमिक में आता है कि द्वितीयक में आता है कि तृतीयक क्षेत्र में आता है? देखते हैं इसका जवाब कितने लोगों को पता है। पहले नंबर चैप्टर में हम आपको पढ़ाए थे, तो बताइए सही जवाब। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है कृषि क्षेत्र का, तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है कि द्वितीयक क्षेत्र में आता है कि तृतीयक क्षेत्र में आता है? जल्दी से बताइए, हम सभी लोगों का कमेंट यहां पर पढ़ रहे हैं। हाँ, सभी लोगों का कमेंट क्या है भाई? फर्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है, सब लोगों का कमेंट है प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए, सब लोगों का कमेंट है प्राथमिक क्षेत्र में, बिल्कुल सही जवाब है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि क्षेत्र, ठीक है ना। कृषि क्षेत्र जो है वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है, बिल्कुल सही जवाब है। तो 17 का सी ऑप्शन यह तो कंप्लीट हो गया। अब 18, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत कितना है? गरीबी रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? गरीबी रेखा के नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, बीपीएल में कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं बिहार में? बताइए, गरीबी रेखा से नीचे बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या कितना है? 41.4%, कि 54.4%, कि 64.4%, कि 70.4%? सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब होगा अपना 41.4। बताए थे ना हम आपको, लगभग 50%, ठीक है ना, लेकिन लगभग 40 भी कह सकते हैं, कि लगभग 40-41%
एक लगभग 41% यानी बिहार की लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। लेकिन हालांकि अब यह डाटा कम होते जा रहा है, अब लोग गरीब नहीं बल्कि धीरे धीरे अमीर की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न 19, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है, बताइए। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? सही जवाब कौन सा होगा, फटाफट से आप लोग बता दीजिए। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? वाह, आपके प्रश्न का एकदम, आपके प्रश्न का तो शानदार जवाब मिल रहा है भाई, आप लोगों का जवाब एकदम शानदार है। सही जवाब कौन सा होगा आपको यह बताना है। डी नंबर ऑप्शन, कुछ लोग डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं 62%। क्या 62% सही होगा? है 62% क्या सही होगा, बताइए। आप लोग का जवाब क्या है, जरा फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। ठीक है, 80% कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग 62% बता रहे हैं, कुछ लोग ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं 80%। हाँ, कुछ लोग ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ लोग 86% बता रहे हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है यह। देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आपका यह वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन यह आपका क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से आप लोग समझिएगा, बिहार में 62 तो नहीं होगा, 70 नहीं होगा, कंफ्यूजन आप लोगों को यह दोनों में सबसे ज्यादा है। ठीक है, 80 और 86 में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जहां तक हम आपकी बात करें, आपकी किताब में हो सकता है 86% हो, गूगल पर सर्च मारिएगा हो सकता है 86% बताए, लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करें तो कुछ लोग कृषि पर से अपनी प्राथमिकता हटा रहे हैं, तो यहां पर 80% लगा देना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, 80% लगा देना ज्यादा बेहतर होगा। बिहार में 80% जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है। 86 मत करिएगा, ऐसे 86 भी आपको किताबों में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन वह डाटा पहले का है। अगर अभी वर्तमान 2022 की बात करें तो 80% लगाना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट है। अगला नंबर क्वेश्चन, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है? वाह क्या बात है। या फिर एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, या फिर गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। दोनों कथन एक ही है, दोनों कथन एक ही व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। वह व्यक्ति कौन सा है? वह व्यक्ति कौन सा है जिसने कहा कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, या फिर एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है? तो बताइए, अगर वह गरीब नहीं रहता तो गरीब नहीं रहता। ध्यान से समझिएगा, अगर वह गरीब नहीं रहता तो अभी भी गरीब नहीं था, अभी भी गरीब नहीं रहता, लेकिन चूंकि वह गरीब था इसलिए गरीब है। ठीक है ना, तो गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। बताइए किसके द्वारा कहा गया है? रैगनर नर्क्स के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन आप लोग सही लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। रैगनर नर्क्स के द्वारा यह बोला गया था कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। बताइए क्लियर है सबका? चलिए भाई क्लियर है। अगला नंबर देख लिया जाए, सन 2012-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 12-13 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय, 12-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय थी, 12-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय थी। यह क्वेश्चन थोड़ा सा हमें डाउटफुल लग रहा है। 12-13 में इसका ऑप्शन हमको डाउटफुल लग रहा है, क्वेश्चन तो ठीक ही है। हाँ, 12-13 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, 12-13 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय पूछा जा रहा है। हाँ, जल्दी से बताइए तो आप लोग का क्या जवाब है? आप लोग का जवाब 12-13 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना था? 21 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग बताइए। 12-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय थी, 12-13 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी भाई? थोड़ा सा कंफ्यूज तो हम भी कर गए इसके क्वेश्चन को देख करके। 12-13 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 13 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? अभी का बता रहा है 14 में प्रति व्यक्ति आय पहुंची 54
बिहार में प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे ज्यादा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमको लगता है यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत है बच्चों, चारों ऑप्शन हमें लगता है कि यहाँ पर गलत है। 12-13 में प्रति व्यक्ति आय। ऐसे अभी एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे, देखिए एक डाटा के अनुसार हम आपको बताते हैं। अभी एक क्वेश्चन हम आपको बताए थे, शायद ध्यान में होगा आप लोग को भी। आप लोग का जवाब कौन सा है? आप लोग का जवाब कौन सा है बताइए, आप लोग का जवाब कौन सा है? आप लोग का जवाब है बी नंबर ऑप्शन, 26,455 ना। 12-13 में 26,455, हाँ यह सही जवाब हो सकता है। सी नंबर ऑप्शन 59,000 नहीं होगा। हम आपको क्या बताएं, अभी बिहार का प्रति व्यक्ति आय है 50,500, अभी वर्तमान में 2022 में, ठीक है ना, 2022 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 50,500। तो जाहिर सी बात है यह दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बच गया यह चाहे यह। सही आंसर कौन सा होगा? हाँ, सही जवाब कौन सा होगा? हमें लगता है बी नंबर ऑप्शन ज्यादा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन पर ही तुक्का लगा दिया जाए क्या? बी नंबर ऑप्शन पर ही तुक्का लगा दिया जाए हमारे समझ से। आपका क्या समझ कहता है? बी नंबर ऑप्शन ही हमारे समझ से लगता है सही है ना। चलिए बी नंबर ऑप्शन पर ही टिक लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? जिसने कहा था कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, उसी ने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया है। जिसने कहा था कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, उसी ने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? रैगनर नर्क्स। 22 का ए ऑप्शन सही होगा, रैगनर नर्क्स, 22 का ए नंबर ऑप्शन। और हमें बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने लाइक का टारगेट आपको 1100 का दिया था, आपने 900 ऑलरेडी पूरा कर दिया है। अब मात्र 200 लाइक और शेष बच गए हैं। पूरी उम्मीद है कि वह भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो आधे क्वेश्चन भी नहीं हुए हैं और 900 लाइक पूरे हो गए। तो जल्दी ही आप लोग इस टारगेट को पूरा करेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? गरीबी के कुचक्र का शिकार कौन सा भारतीय राज्य है? गरीबी के कुचक्र का शिकार कौन सा भारतीय राज्य है, यानी कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो गरीबी का शिकार है? सही जवाब आप सब लोगों को पता है कि वह राज्य कौन सा है? वह बिहार राज्य है। बिहार में ही गरीबी है बच्चों, बिहार राज्य ही गरीबी के कुचक्र का शिकार है। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है। यह क्वेश्चन तो जितना बार आप लोग VVI कर ले ज्यादा बेहतर होगा। इतना बार वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। वित्तीय वर्ष, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, क्योंकि यह प्रश्न जो है यह बहुत बहुत बार पूछा गया है। तो यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। सही जवाब होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है वह वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऐसे सभी लोग तो 1 जनवरी से जोड़ना शुरू कर देते हैं कि नया साल आ गया 1 जनवरी से, तो बस 1 जनवरी से नया साल शुरू। लेकिन वित्तीय वर्ष जो होता है वह 1 अप्रैल से शुरू होता है और खत्म होता है 31 मार्च को। कंप्लीट है। चलिए अब अगला नंबर है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है विनिमय के द्वारा, उत्पादक क्रिया के द्वारा, वितरण द्वारा, उपभोग द्वारा। तो 25 का सही जवाब कौन सा होगा? हमें लगता है 25 का सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। उत्पादक क्रियाओं के द्वारा ही राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो 25 का बी ऑप्शन सही होगा, 25 का बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन 26, राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय किससे संबंधित होता है? उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार से, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, और इनमें से सभी। राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार से, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, इनमें से सभी। सही जवाब इसका होगा डी नंबर ऑप्शन। इसका सही जवाब डी नंबर ऑप्शन होगा। और हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। लगभग 20-25 बच्चे आउट हो गए। क्या इतना जल्दी आउट हो जाइएगा आप लोग? 55 क्वेश्चन हम बोले थे कि 55 क्वेश्चन के पहले भागना नहीं है, टिके रहना है। और कुछ बच्चे हैं जो आउट होकर के जा रहे हैं, उनको लगता है कि हम जल्दी आउट हो सकते हैं, हमारा विकेट जल्दी गिर जाएगा, तो फिर वो जा सकते हैं, ठीक है ना। और जिनको लगता है कि नहीं हम अपना विकेट कभी गिरने नहीं देंगे, डटे रहेंगे, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डरो नहीं, इस प्रकार से कोई कविता आप लोग सुने थे ना, तो वही कविता यहाँ पर आपको पढ़ना है। बताइए 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है?
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो राष्ट्रीय आय की गणना का जो अनुमान होता है उसे 2 वर्गों में बांटा गया है। 27 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है, क्या क्या चीज सम्मिलित होता है? राष्ट्रीय आय में क्या क्या चीज सम्मिलित होता है? घरेलू उद्योगों की आय और विदेशों से प्राप्त आय। देखिए, हम आपको 3 तरह के आय के बारे में बताए थे, ठीक है ना? 3 तरह के आय, जीडीपी और क्या बताए थे? एनएनपी और शुद्ध पीएनपी, ऐसे करके कुछ बताए थे ना। एक होता है सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद, एक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बोले थे ना। तो जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें सिर्फ घरेलू उद्योग की आय होती है। उसके अलावा जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें घरेलू उद्योगों की आय और विदेशों से प्राप्त आय, यानी कि दोनों होता है। तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन 28। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में खाली स्थान होती है। खाली स्थानों को भरना है कि राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा। देखिए, जब पूरे देश का आमदनी बढ़ेगा तो व्यक्ति का भी आमदनी बढ़ेगा, जब देश का आमदनी घटेगा तो व्यक्ति का भी आमदनी घटेगा, यानी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा। बी ऑप्शन सही होगा। 29 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, बताइए। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सही जवाब होगा? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? सही जवाब होगा उत्पादक के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादक के साधनों की आय। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। सही जवाब डी नंबर ऑप्शन कंप्लीट है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई, बताइए। चलिए, इतना हिंट देते हैं, आजादी के बाद की गई थी। इतना हिंट है, आजादी के बाद। अब आप सर कहेंगे, अब आप लोग कहेंगे कि सर सारा ऑप्शन तो आजादी के बाद वाला ही है, सारा ऑप्शन तो आजादी के बाद वाला ही है। तो चलिए बताइए ना आप लोग कि राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई? राष्ट्रीय आय की गणना प्रारंभ की गई थी 51-52 में, 1951-52 में। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उपभोग द्वारा, सही बात है। विनिमय द्वारा सही है। वितरण द्वारा सही है। उत्पादक क्रियाओं द्वारा, उत्पादक क्रियाओं द्वारा। वितरण द्वारा राष्ट्रीय आय नहीं होता है, विनिमय द्वारा नहीं होता है, उपभोग द्वारा नहीं होता है, उत्पादक क्रियाओं द्वारा। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन कितने लोग बता रहे हैं? डी ऑप्शन, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, चलिए बताइए, 32 का डी ऑप्शन ही सही है। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर आजा। हाँ, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? आप लोग फटाफट से बताइए। राष्ट्रीय आय का निर्माण सर्वप्रथम किसने लगाया था? सही जवाब कौन सा होगा? फटाफट से आप लोगों को बताना है, सही जवाब कौन सा होगा। वाह, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह, सब लोगों का जवाब है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। कंप्लीट है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन 34, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, बताइए। राष्ट्रीय आय समिति का गठन, सही जवाब कौन सा होगा? राष्ट्रीय आय समिति का गठन, जिससे कि राष्ट्रीय आय के बारे में अनुमान लगाया जा सके। तो सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1949 ईस्वी में। 34 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा, 1949 ईस्वी। 34 का बी ऑप्शन होगा, 1949 ईस्वी। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, जो कि एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है, तो वैसी संस्था का क्या नाम है? और आप लोग का लाइक 1000 के पार हो गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, दिल से धन्यवाद।
बस अब 100 बाकी है, अब भी 1010 हो गया, बस 90 बाकी है। 90 लाइक होते के साथ ही हमारा टारगेट कंप्लीट। ठीक है, ज्यादा टारगेट हम नहीं रखते हैं कि पूरा ही ना हो, वैसा टारगेट जो बच्चे आराम से अचीव कर लें। ठीक है ना, आराम से आप लोग अचीव कर सकते हैं, उस चीज को पूरा कर सकते हैं। बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक संस्था बनाई गई है, उस संस्था का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, हाँ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है भाई, स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, हाँ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, शॉर्टकट में बोलते हैं CSO, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं CSO, स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए 35 नंबर। अरे भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरे, तो 35 नंबर की तरफ जाना चाहिए था। ओहो, 35 नंबर कहाँ गया? 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? 35 35 35 35 हो गया। अब 36 नंबर क्वेश्चन, हाँ, 36 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन बताइए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? जरा जल्दी में, फास्ट फास्ट, एकदम फास्ट रिप्लाई दीजिए, जल्दी जल्दी से बताइए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। पहली बार 1949 में दादा भाई नेरोजी ने अपना रिपोर्ट दिया था, उसके बाद 1951 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO का निर्माण हुआ, जो हर एक वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो सही जवाब होगा 1951 ईस्वी। 37 नंबर क्वेश्चन बताइए, यह क्या हो रहा है भाई? ऐसे तो गलत बात है, हैं? फिर तो गलत बात है। ठीक है ना, यह तो गलत हो रहा है अपने साथ कि इस तरीके से हो रहा है। बताइए, अब एक एक क्वेश्चन करके हमको निकालना होगा। 36 हो गया, 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन जरा जल्दी से आप लोग बताइएगा आप। अरे भाई, यह क्या हो गया यार? चलिए, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, हम फिर से इसको लॉग इन कर देते हैं। ठीक है ना, हम फिर से इसको लॉग इन कर देते हैं और तब 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ एरर आ गया है, बस तुरंत 2 मिनट, प्लीज वेट ओनली 1 मिनट। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग तुरंत बढ़ जाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, 34 35 36 37, बताइए, तीसा का भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या है? तीसा की भयानक आर्थिक मंदी का अवधि क्या है? फटाफट से आप लोग बताइए, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी का अवधि क्या है? बताइए जल्दी जल्दी से। 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग को देना है। 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है। आप लोग का जवाब एकदम सही आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है, वाह। आप लोग भी एकदम जवाब दे रहे हैं बी नंबर ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना, हाँ, वाह वाह, क्या बात है, सब लोगों का एकदम सही जवाब है। 1929 से 1933, 1929 से 1933 ईस्वी, 1929 से 1933 ईस्वी, एकदम राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना होने का अनुमान लगाया था? 1868 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी का एक पुस्तक निकला था, उसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय होने का अनुमान कितना लगाया था? आप लोग बताइए। भारत के प्रति व्यक्ति आय होने का अनुमान लगाया गया था कितना? 20 रुपया। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही जवाब होगा, 20 रुपया। 38 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 38 का बी नंबर ऑप्शन। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, हाँ 39 नंबर क्वेश्चन बताइए। अब मत जाइएगा भाग करके, 10-15 क्वेश्चन और है, बस किसी भी तरीके से 10-15 मिनट में आप लोग जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद अपना रिजल्ट लेकर के जाइएगा। बिना रिजल्ट लिए जाइएगा तो फिर इतना देर जो आप जुड़ करके रहे हमारे साथ, उसका भी कोई नतीजा नहीं होगा, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर जुड़े हैं तो इसका रिजल्ट लेकर के जाइए। बताइए, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नेरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था?
चारों ऑप्शन गलत है। हम शुरू में ही बता देते हैं, चारों ऑप्शन गलत है। आप लोग को पता है ना राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान कब लगाया था? तो कब लगाया था जरा जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से जरा आप लोग बता दीजिए, राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान कब लगाया था? फटाफट से बताइए। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान कब लगाया था? फटाफट से आप लोग बताइए। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम कब अनुमान लगाया था? फटाफट से बताइए आप लोग। नहीं, ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमें लगता है सही है। दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है ना, तो हम महालनोबिस के बारे में सोच लिए थे। दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है, और दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अनुमान लगाया था 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी सही है, ऑप्शन गलत नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। सही जवाब हो जाएगा अपना ए नंबर ऑप्शन, ठीक है, हाँ ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 1866 1866 1866 ईस्वी, ठीक है ना, 1866 1866 1949 में जो हुआ था ना, 1949 के बारे में बात आप लोग जो कर रहे हैं वह पीसी महालनोबिस के द्वारा दिया गया था रिपोर्ट, ठीक है, पीसी महालनोबिस के द्वारा रिपोर्ट दिया गया था। वह 1949 में पीसी महालनोबिस को अध्यक्ष बनाया गया था, और उनके द्वारा पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, उनके द्वारा रिपोर्ट दिया गया था। यहां पर हो जाएगा 1866 ईस्वी सही है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय, 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन होगा? 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को बताना है, तो फटाफट से आप लोग बताइए। हाँ 40 नंबर क्वेश्चन, 13-14 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय, भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितना है? 80,388 रुपया ना, 80,388 रुपया, ठीक है, 80,388 रुपया 13-14 में, सी ऑप्शन सही जवाब होगा शायद, 80,388 रुपया, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। कुछ लोग ए बता रहे हैं, ए नंबर तो नहीं होगा भाई, सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है ना, 40 का सी ऑप्शन। 13-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय, 13-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय, ये नंबर ऑप्शन नहीं, एक गलत है, एक गलत है, यह हम इसको गलत मानते हैं। 13-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय, ये नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये नंबर ऑप्शन आप लोग लगाइए, 41,964, ये नंबर ऑप्शन ही आप लोग सही लगाइएगा, ठीक है ना, ए नंबर ऑप्शन आप लोग सही लगाइएगा, ए नंबर ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? यह क्वेश्चन में दम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह क्वेश्चन में दम है। बताइए सही जवाब कौन सा होगा? हाँ सही जवाब आप लोग बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? 41 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा? 41 नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इसी में होगा पहली बार राष्ट्रीय आय की बात किए थे कि भारतीयों का राष्ट्रीय आय कितना है उस समय, 20 रुपया, तो दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। और इसी पुस्तक में यह पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे, पहली बार यह क्या किए थे? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। कितना अनुमान लगाए थे? 20 रुपया, ठीक है, कितना अनुमान लगाए थे? 20 रुपया। कंप्लीट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सारे लोग जितने सारे भी बच्चे हैं अपना रिजल्ट लिए बिना मत जाइएगा, चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग करवाते हैं। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? 42 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा? 42 नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर केन्स, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 42 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन फास्ट हम लोग देखेंगे, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर, जैसे मान लिया जाए हमारा आय कितना है, जैसे मान लिया जाए हमारा आय कितना है और उपभोग कितना है। आय जैसे मान लिया जाए 10,000 रुपया है, और उपभोग मतलब हम लोग खर्चा कितना कर देते हैं, मान लिया जाए खर्चा हम लोग 5,000 कर देते हैं, बचा कितना?
बचा 5,000। यह 5,000 क्या कहलाएगा? हमारा बचत कहलाएगा। 5,000 क्या कहलाएगा? हमारा बचत कहलाएगा। यानी आय और उपभोग का अंतर जो है वह क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। ठीक है ना, बचत, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नेरोजी ने, जैसा कि हम आपको जवाब बता चुके हैं। तो 44 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, 44 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी भी देश की किस चीज का पता लगाया जा सकता है? 45 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थानों को भरना है, मोस्ट वीवीआई है। तो बताइए जल्दी से आप लोग कि प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी भी देश की खाली स्थान का पता लगाया जा सकता है। तो आर्थिक संपन्नता का पता लगाया जा सकता है। आर्थिक संपन्नता का पता लगाया जा सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय कितना है? अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय आपसे पूछा जा रहा है, बताइए सही जवाब। और अमेरिका का जो करेंसी होता है वह डॉलर में होता है। तो अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय 46 नंबर क्वेश्चन, आप लोगों का सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग फटाफट से बताइए। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा 46,040, 46,040 डॉलर। 46,040 डॉलर अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है। इसलिए अमेरिका क्या है? एक धनी मानी देश है। आपको पता है $1 का कीमत होता है, $1, डॉलर का साइन कुछ इस तरीके से होता है। $1 का कीमत होता है अभी वर्तमान में 80 रुपया के आसपास है। $1 80 रुपया के आसपास है। यानी कि समझ लीजिए अगर आपके पास $100 है तो फिर वह समझ लीजिए कि 8,000 रुपया है। ठीक है, 8,000 रुपया है। अगर $1,000 है तो समझ लीजिए 80,000 रुपया आपके पास है। अमेरिका का 1,000 रुपया और आपका 80,000 रुपया बराबर है। तो समझिए यहां 46,000 रुपया, $46,000 है तो आपका कितना होगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वाह क्या बात है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का आशय होता है औसत आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है औसत आय। तो 47 का बी ऑप्शन सही जवाब है। 47 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो हमारे रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बढ़िया होगा तो रहन सहन बढ़िया होगा, प्रति व्यक्ति आय खराब होगा तो रहन सहन भी खराब होगा। तो रहन सहन को प्रभावित कौन करता है? प्रति व्यक्ति आय करता है। और आप सभी लोगों को पहले धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमारा टारगेट पूरा किया, क्योंकि जो हम बोलते हैं अगर वह चीज आप करके दिखाते हैं तो धन्यवाद, थैंक यू तो बनता है भाई। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 49, सिर्फ 6 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस चीज पर निर्भर करता है? किसी भी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस चीज पर निर्भर करता है? सही जवाब कौन सा होगा? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर। 49 का सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? जल्दी से आप लोग बताइए 49 का। जो क्वेश्चन में मिस्टेक है 30 का आंसर, 30 का आंसर क्या बोल रहे हैं? 30 नंबर प्रश्न का जवाब, 40 का आंसर। लास्ट में 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। लास्ट में 39 क्वेश्चन हम फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे, ठीक है ना। 39 नंबर क्वेश्चन हम लास्ट में देख लेंगे। देवराज आप अभी इसका जवाब दीजिए 49 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर जो है वह सकल घरेलू उत्पाद पर निर्भर करता है। सकल घरेलू उत्पाद पर निर्भर करता है किसी भी नागरिकों का जीवन स्तर। तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 50 बताइए, राष्ट्रीय आय जाना जाता है। राष्ट्रीय आय उत्पादन गणना विधि से, आय गणना विधि से, व्यावसायिक गणना विधि से, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो हम आपको बताए थे कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि ढेर सारी होती है, जिसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 50 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 50 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। क्लियर है? 50 का डी नंबर ऑप्शन। अब चलिए 51 नंबर बताइए, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज है कि वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, उपयुक्त तीनों। 51 नंबर क्वेश्चन बताइए। 51 नंबर क्वेश्चन बताइए सही जवाब कौन सा होगा? हमें तो लगता है कि सभी होगा, इनमें से सभी। उत्पादन एवं आय गणना विधि जो है वह सहज भी है यानी सरल है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है, यानी डी ऑप्शन सही जवाब होगा। डी ऑप्शन सही होगा।
अब उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं? राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं, बताइए। राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं? सही जवाब कौन सा होगा? तो राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं? तो राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं? 2, 3, 4, 5, कितना होगा जी? ऑप्शन है 4, 5, 3, 7। तो 52 का सही जवाब आपको बताना है। जल्दी से बताइए, हम सबका जवाब पढ़ रहे हैं। प्रिंस कुमार, हैप्पी, रिशु, आदित्य, सोनू, नीतीश, गुलशन, जल्दी से बताइए 52 के कौन सा सही जवाब होगा? 52 का 5, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। बताए थे ना, बताए थे ना, इसमें से तीन तीन विधि तो यहीं पर है, तीन विधि तो यहीं पर है, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि और व्यवसायिक गणना विधि, और दो और होता है जो हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। 53 नंबर क्वेश्चन बताइए, समावेशी आर्थिक आर्थिक विकास क्या है? समावेशी आर्थिक विकास क्या है? समावेशी आर्थिक विकास किसको कहते हैं? 53 नंबर क्वेश्चन। तो समावेशी आर्थिक विकास कहते हैं संतुलित विकास को, समाज के गरीब वर्ग के विकास को और समाज के पिछड़े वर्ग के विकास को, यानी कि 53 का डी ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी। 53 का डी ऑप्शन इनमें से सभी राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर के ऊंचा होने को क्या कहते हैं? समाज के सभी वर्गों का अगर जीवन स्तर अच्छा हो रहा है, समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर यदि ऊंचा हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। सही जवाब बताइए कौन सा होगा? 54 का सही जवाब होगा, समाज के सभी वर्गों का यदि जीवन स्तर ऊंचा हो तो उसे समावेशी विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समावेशी विकास। ठीक है, समावेशी विकास कहते हैं। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के सूचकांक के वृद्धि होने से लोगों के किस विकास में वृद्धि होगी? राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने से लोगों के किस विकास में वृद्धि होगी? तो 55 और सबसे लास्ट क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा बच्चों? सबसे लास्ट क्वेश्चन का सही जवाब होगा आर्थिक विकास में वृद्धि होगी, तो बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, तो 55 क्वेश्चन हम आपसे पूछने के लिए बोले थे और 55 क्वेश्चन हम आपसे पूछ दिए। अब कुछ लोग बोल रहे थे 39 नंबर क्वेश्चन। चलिए सीधे हम आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सीधे 39 नंबर क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं और देख लेते हैं एक बार 39 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट था कि सर 39 नंबर क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन, दादा भाई नेरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 39 नंबर क्वेश्चन में क्या डाउट है भाई? हैं, 39 नंबर क्वेश्चन में क्या डाउट है जरा बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या डाउट है? दादा भाई नेरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, इसमें क्या डाउट है आप लोगों को? क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा? दादा भाई नेरोजी ने 67-68 में किया था, सही जवाब हो जाएगा 68-68। ठीक है, हाँ आपका क्या जवाब है? ऐसे देखिए, 66 के जगह पर अगर 67 ऑप्शन में रहता, 66 के जगह पर अगर ऑप्शन में 67 रहता या फिर ऑप्शन में 1868 रहता तो हम वही लगाते, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रयास किया गया था वह 67-68 में ही किया गया था। ठीक है ना, 67-68 में, लेकिन चूंकि 66 है तो 66 ही हमने सही किया। अगर अगर यहाँ पर 1867 के जगह 1866 के जगह अगर 67 रहता तो सही जवाब हो जाता 67 ही। ठीक है ना, हाँ। तो यह प्रश्न जो पूछा था वह देवराज ने पूछा था, हम उसका सही जवाब बता दिए। अब उसके बाद बताइए, अब किसी तरह का कोई दिक्कत है? अभी किसी तरह का कोई दिक्कत है क्या? 1868 होगा, हम क्या बोल रहे हैं 1967। देखिए एक्चुअल में जो यह प्रयास किया गया था, एक्चुअल में यह जो प्रयास किया गया था यह किया गया था 1967-68 में। ठीक है, 1967-68 में, लेकिन हमने देखा कि न तो 1967 है न तो 1968 है, तो 66 पर ही टिक लगा दी। चलिए फिर से हो गया सही, अब सही हो गया, फिर से रुक गया क्या? फिर से रुक गया क्या? अब क्लियर है?
देखिए हमने यहां पर बताया आप लोग 1968 ईस्वी, चूंकि यहां पर ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन में 1968 ईस्वी होना चाहिए था, 1968 आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है ना, 1968 आप लोग लगा लीजिएगा। यहां पर 1867 66 नहीं होगा, बल्कि 1968 ऑप्शन में रहता तो 1968 सही होता, 1968 आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, हाँ ठीक है। अब बताइए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए भाई, तो अब फाइनली इस क्लास में बहुत सारे बच्चे लाइव टेस्ट दिए और बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स लाए, लगभग 100% भी आपका सही हुआ, तो सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और आज का यह क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं सुबह वाले क्लास में हिंदी में। आज सुबह में सुबह का क्लास नहीं हुआ था, इसके लिए सो सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ गया था, लेकिन कल से डेली तो आपका क्लास चल ही रहा है, कल से क्या डेली तो आपका क्लास चल रहा है, सिर्फ आज नहीं हुआ था। तो चलिए कल आपका क्लास होगा, तो मिलते हैं सुबह वाले क्लास में सभी बच्चों के साथ। तो क्या लिख रहे हैं कुछ बच्चे, क्या लिख रहे हैं जरा हम उनका कमेंट पढ़ना चाहेंगे। हाँ, क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भाई सर आपको? सर आपको क्वेश्चंस पूछने में जल्दी करना है, आप जल्दीबाजी करते हैं सर, ऐसा क्यों करते हैं? क्या क्वेश्चन पूछने में जल्दीबाजी करते हैं, मतलब हम समझे नहीं। बाबू हम मैथिली नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना, मैथिली हम पढ़ाते ही नहीं हैं। क्या आज आपके लोगों में फोटो बहुत सुंदर है क्या? बहुत बढ़िया। चलिए, हम सर हमारा बिहार सबसे आगे रहता, लेकिन भ्रष्ट नेता लोग बिहार को खोखला बना दिए। हाँ सही है, बिहार को भ्रष्ट नेता लोग क्या कर दिए? खोखला बना दिए। क्या? ब्लू आ रहा है क्या? आप लोग का फोटो कैसा लग रहा है? शायद लगता है कि हमें लाइट में रह रह करके ना पिक्चर भी ब्लू दिखना शुरू हो गया है। आप लोग को पिक्चर सही दिख रहा है ना? सही तो है। सही है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए आज का यह क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने सारे भी बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए थे, सभी लोग जरा मिल करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब कल से इकोनॉमिक्स का 3rd नंबर चैप्टर शुरू होगा, इकोनॉमिक्स का 3रा नंबर चैप्टर, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत पीछे है, यानी कि कल से इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर शुरू होगा। तो इकोनॉमिक्स के 3rd चैप्टर के लिए कल से आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स ही लगातार 2 चैप्टर हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, और दुर्गा पूजा में हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो देंगे फिजिक्स का। दुर्गा पूजा में हम रिकॉर्डेड वीडियो देंगे फिजिक्स का, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार वाला 2रा नंबर चैप्टर तो हो, 2 नंबर चैप्टर तक हो गया था, 3रा नंबर चैप्टर का, ठीक है ना। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार हम आपको पढ़ा दिए थे क्या? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार हम आपको पढ़ा दिए थे क्या? फिजिक्स का 3rd नंबर चैप्टर हुआ था, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार हुआ है कि नहीं हुआ है? हमें तो लगता है कि हुआ है। नहीं हुआ है? फिजिक्स का 3रा नंबर चैप्टर हुआ है कि नहीं हुआ है? नो सर, अच्छा नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुआ है तो देख लेंगे उसको हम, ठीक है ना। ठीक है, तो दुर्गा पूजा में हो जाएगा, फिर इसका 3रा 4था नंबर चैप्टर जो भी होगा हम करवा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए फाइनली आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल के क्लास में आप लोग जुड़ जाइएगा सुबह वाले क्लास में। तो इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
उम्मीद करते हैं कि सब लोगों का ज्यादा से ज्यादा सही हुआ। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।